नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल बीपीएससी फाइटर्स पे स्वागत करता हूं। आपको फ्रंट पे दिख रहा होगा मौर्यन आर्ट, ठीक ना। तो ये आखिर मैं फिर से वीडियो बना रहा हूं। हालांकि मैं इसके पहले जो है ना आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक में मौर्यन आर्ट को सबसे पहले बताया था। उसका वीडियो तो कि प्लेलिस्ट में मैं शेयर कर दिया हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन फिर से मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, इसके पीछे कुछ वजह है। वजह यह है कि मैं मौर्यन आर्ट का आंसर लिखने दिया ग्रुप में। आप लोगों को पता है कि जो मेंस का जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो चलाता हूं मैं, जो अलग ग्रुप में चलता है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे चलता है, तो वहाँ मैं क्वेश्चन दिया था लिखने के लिए कि मौर्य कला की विशेषताओं का वर्णन करें। तो वहाँ पे जो आंसर मैंने चेक किया कई सारों का, तो उसमें मतलब कि लगा कि नहीं, कुछ ना कुछ मिसिंग है। मेनली फीचर्स में मतलब कि वही चीज़ लिख दिया गया कि जो मैं पढ़ाया था, लेकिन उसमें कुछ आपको मॉडिफाई करके उस आंसर को लिखना था। तो आज का ये वीडियो उसी समझिए कि मॉडल आंसर के रूप में है, जो कि मैं मॉडर्न आर्ट का लिखने दिया था। जो लोग लिखे हैं या जो ग्रुप में हैं उनको ऑलरेडी पता होगा इस बात का। तो आप देखिएगा कि आज मैं कैसे इसके फीचर्स को, मौर्य कला के जो विशेषता को कितना अच्छे ढंग से मैं लिखा हूँ। और यही आपको एग्जाम में क्या करना है, लिखना, अगर ऐसा कभी विशेषता पूछ दे, ठीक ना। आइए सबसे पहले वही कि आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए इंट्रोडक्शन में क्या है कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि वही कि जो आपका जो मौर्य कला है, एक जो है ना रिमार्क है, मतलब कि हमारे जो जितने भी आर्ट एंड कल्चर के एरिया में जितना भी काम हुआ है, और ख़ास करके इस समय जो है जो मूर्ति कला का जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ, जैसे कि आपको पता है कि इंडस सिविलाइजेशन में जो उतना अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया था। लेकिन जो मॉडर्न आर्ट में जो है ना कहीं ना कहीं एक नया फेज शुरू हो गया आर्ट एंड कल्चर के एरिया में, खास करके इंडियन हिस्ट्री में। तो आप ऐसे करके इंट्रोडक्शन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे मेनली जो मेरा जो आज का जो लेक्चर का जो मेनली जो फोकस एरिया है वो साइलेंट फीचर ऑफ जो है ना मॉडर्न आर्ट है। देखिए साइलेंट फीचर ऑफ मॉडर्न आर्ट पर आप क्या लिखेंगे, सोचिए थोड़ा सा। जैसे कि मान लीजिए अगर हम अगर जो मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं तो क्या क्या देखते हैं, उसका हम विशेषता फीचर्स ही तो देखते हैं। कितने जीबी का रैम है, कितना उसका मेगापिक्सल कैमरा है, कितना उसका और भी जो इम्पोर्टेंट जो फीचर होता है वो देख के लेते हैं। उसी तरह आप किसी भी चीज़ को लिखने के लिए ऐसे सोचिए कि अच्छा इसका विशेषता फीचर्स क्या हो सकता है। जैसे हम लोग कोई बाज़ार में अगर कपड़ा खरीदने जाते हैं तो कपड़ा का हम सब देखिए 3-4 चीज़ देखते हैं। उसका कलर देखते हैं, उसका हम कॉस्ट प्राइस भी देखते हैं, उसका डिज़ाइन भी देखते हैं, और कितना लंबा वो चलेगा, कितना, तो ये सब देख के हम कोई कपड़ा खरीदते हैं। उसी तरह ये सब फीचर्स या विशेषता हो गया। तो उसी तरह अगर मॉडर्न आर्ट है या मौर्य कला है, उसका तो आप विशेषता समझिए कि क्या हो सकता है। सोचिए, 2-3 मिनट सोचिएगा तो लिख अच्छे से लिख पाइएगा। देखिए अगर आप मॉडर्न आर्ट के विशेषता पर जाइएगा, देखिए सबसे पहला विशेषता क्या था इसका, यहाँ पे आपको कोर्ट आर्ट एंड फोल्क आर्ट दोनों मिलेगा। मतलब आपको राजकीय कला और आपको लोक कला दोनों के एलिमेंट आपको दिखाई पड़ते हैं। ये सबसे पहला विशेषता हो गया, ठीक ना। उसके बाद इस कला पर आपको बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रभाव दिखाई पड़ेगा, इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिस्ट, ठीक ना। और इस कला में आपको डाइवर्सिटी मिलेगा, मतलब विविधता मिलेगा। मतलब जैसे कि यहाँ पे आपको स्टोन का भी यूज होता है, मतलब लकड़ी का भी यूज होता है, और यहाँ की टेराकोटा मिट्टी का भी यूज होता है। तो मतलब कि यहाँ पे डाइवर्सिटी, और आपको कुछ ऐसे मतलब कि जो इसके चीज़ें बहुत बड़ा, जैसे कि राजप्रसाद जो बना है चंद्रगुप्त मौर्य का, वो काफ़ी बड़ा है। लेकिन जो मूर्तियाँ, जो टेराकोटा की मूर्ति, जो यक्षिणी की मूर्ति बना, वो काफ़ी छोटे आकार में है। तो ये काफ़ी डाइवर्सिटी, विविधता काफ़ी ज़्यादा है इस आपको आर्ट में, ठीक है। उसके बाद जो आपका जो मौर्यन आर्ट है, जितना भी इसमें डेवलपमेंट हुआ, उसका यूज किया गया, मौर्य शासकों ने यूज किया टूल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में, मतलब कि प्रशासन के साधन के रूप में यूज किया। जैसे कि अगर अशोक का अभिलेख है या इंस्क्रिप्शन है या उनका पिलर है, वो कहीं ना कहीं प्रशासन के रूप में यूज हुआ। ये कहीं ना कहीं इसकी विशेषता थी। और आप इसमें भी लिख सकते हैं कि कहीं ना कहीं मौर्य कला जो है ना उस समय के अर्थव्यवस्था के लिए इकोनॉमिक इंजन था, इंजन ऑफ, मतलब कि ना उस समय के लिए इकोनॉमिक का काम किया। और भी कई सारे इसके अदर्स फीचर्स हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। तो अब ऐसे करके जो ना किसी भी आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक को जब आप लिखें तो सोचें इसका फीचर्स क्या क्या हो सकता है। जब आपने पाला आर्ट में ही आप ऐसे भी कुछ करके लिख सकते हैं, हालांकि मैं उसमें काफ़ी डिटेल में बताया हूँ। लेकिन मौर्य कलाम को जब भी लिखा था आप ऐसे लिखें। लेकिन कई लोगों ने जो आंसर लिखा उन्होंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ यही राजकीय और लोक कला के चीज़ों को दिखा दिया। वही आपका राजप्रसाद, स्तूप, यही दिखा दिया, फिगर बना के छोड़ दिया। नहीं, ये आपका कंप्लीट आंसर नहीं हुआ।
आप इसमें बहुत चीज़ को जोड़ें, सोचें। और देखिए अगर ऐसे अगर आंसर को लिखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है नहीं लगेगा नहीं जो स्टूडेंट लिखा है वो काफ़ी मतलब कि जो ना सोच समझ का आंसर लिखा है। इसलिए किसी भी खास करके देखिए दिखने में ये क्वेश्चन आसान लगता है कि मौर्य कला की विशेषताओं का वर्णन कर, लेकिन अगर इसको सही ढंग से लिखा जाए तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट आप लिख सकते हैं। इसलिए मैं पहले भी जैसे कि क्विट इंडिया मूवमेंट हो या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो या और भी चंपारण मूवमेंट हो, सब में जो है ना मैं अलग अलग डायमेंशन से चीज़ों को बताया हूँ। यही मेंस का तरीका है, क्योंकि देखिए आप अगर जनरल लिख के आइएगा तो मार्क्स तो आपको जनरल मिलेगा। और लोगों का शिकायत क्या होता है कि हमको लिखे बहुत, हमको मिला बहुत कम मार्क्स। क्यों मिलेगा? आपको मार्क्स तो कम मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपने जो आंसर लिखा वो अकॉर्डिंग टू प्रश्न नहीं लिखा। इसलिए मैं बार बार जब भी कभी ग्रुप में आंसर राइटिंग कराता हूँ मैं इस चीज़ का हमेशा जिक्र करता हूँ कि आप जब भी कभी आंसर लिखें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा, ये नहीं कि कुछ से कुछ लिख दिए। ठीक है, आइए वहीं पे तो आप इतना कम से कम जो है ना इसमें इसके फीचर्स में यही 5-6 यहाँ फ्लो चार्ट बना दीजिए। अगर आप और सोच सकते हैं तो और इसमें सोचिए और तब आप यहाँ लिखिए कि इसके विशेषताएं फीचर्स को हम जो है ना निम्न रूप में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे अब सबका अच्छे से आपने अच्छे से जो है ना इस यहाँ पे आपको वर्णन करना पड़ेगा। देखिए मैं पहला यहाँ पे क्या लिखा हूँ कि आपका पहला आपका है बोथ एलिमेंट, वही कोट एंड फोल्क, मतलब कि आपको राजकीय कला का भी इसमें दिखाई पड़ता है और हमको लोक कला का दोनों का तत्व या एलिमेंट हमको यहाँ पे प्रेजेंट दिखाई पड़ता है। तो आप यहाँ पे अब यहाँ पे आप अच्छे से जितना भी जो राजकीय कला या कोट आर्ट है उसके तहत दिखाइए कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में क्या हुआ, अशोक के समय में क्या हुआ और दशरथ के समय में, वही बात लिखिए जो मैं पहले की वीडियो में बताया हूँ। पहले में मेरे वीडियो अगर देखे होंगे तो आप लोग मैं यही बताया हूँ पहले की वीडियो में कि यहाँ पे आप देखिए लिखिए अब यहाँ से अलग से कि चंद्रगुप्त का जो राजप्रसाद है उसमें 80 पिलर्स हैं, उसमें मतलब कि रूफ मतलब कि छत है या लकड़ी का यूज हुआ है, ये आप उनकी विशेषता को लिखिए। यहाँ आप लिखिए कि मेगानेस्थीज क्या बोलता है, एरियन क्या बोलता है, आप उनका लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप डायग्राम क्या कीजिए उनका बनाइए, ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे अशोक का दिखाइए, हालांकि आप लोग को पता ही है, मैं पहले एक वीडियो में बता दिया हूँ। अब यहाँ अशोक के बारे में अच्छे से बताइए कैसे उनका जो पिलर जो है एक ही मतलब कि मोनोलिथिक पिलर था, मतलब कि एक ही जो है ना तरह के पत्थर का यूज हुआ था, ये दिखाइए। फिर देखिए कैसे उन्होंने कैव या गुफा बनाया, ये भी दिखाइए। और स्तूप का कैसे निर्माण अशोक ने किया वो भी दिखाइए, सांची सारनाथ का एग्जाम्पल दीजिए, तब इसे लिखिए। और फिर दशरथ के काल में जो नागार्जुन जो पहाड़ी या हिल पर जो कैव या निर्माण हुआ आजीवक संप्रदाय के लिए, उसको भी दिखाइए। अब यहाँ पर ऐसे करके लिखिए, तब आपका आंसर क्या होगा, अच्छा होगा। आप इसके बाद देखिए अलग से दिखाइए फोल्क आर्ट या लोक कला दिखाइए। इसमें खास आपको जो है यक्ष और यक्षिणी की जो स्टेट्यू या मूर्ति बनता है उसको दिखाइए। यहाँ पे जैन की जो मूर्ति दिखाता है वो भी आप दिखा सकते हैं। और जो है मिट्टी की बनी मूर्ति या टेराकोटा जो डांसिंग गर्ल या जो नृत्य करती जो लड़की का जो आपको मूर्ति मिला, इसका जिक्र कीजिए। तो ये आप अगर ऐसे लिखेंगे पॉइंट वाइज तो आपका जो है आंसर काफ़ी क्या होगा, अच्छा होगा। अब देखिए इसको आप थोड़ा सा बड़ा लिखिए, इसको लगभग आप 1.5 पेज में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद जो है ना दूसरे भी पॉइंट को आपको लिखना, जैसे कि आप अगला क्या दिखाइए, इन्फ्लुएंस्ड बाई बुद्धिस्ट या बौद्ध धर्म द्वारा क्या था, प्रभावित था। मतलब कि आपको पता है कि जो मौर्यन आर्ट में मेनली जो है ना आपको स्तूपा बना है, कैप बना है, ये सब कहीं ना कहीं किससे संबंधित था, ये बौद्ध धर्म से ही संबंधित। आप यहाँ जिक्र कीजिए कि स्तूप बना है, कैप बना है, ये कहीं ना कहीं जो है ना बौद्ध धर्म से संबंधित, और बौद्ध धर्म को कहीं ना कहीं ये क्या किया और अच्छा बेहतर बनाने के लोगों ने क्या किया, काम किया, इसे लिख सकते। दूसरा आप और कहीं ना कहीं ये आजीवक संप्रदाय से भी संबंधित था। आपको पता है कि नागार्जुन हिल पर जो बनता है उनका रहने के लिए विहार, ये कहीं ना कहीं आजीवक संप्रदाय के लिए था, उससे भी प्रभावित था ये। और सबसे बड़ी बात है डाइवर्सिटी, विविधतापूर्ण था। मौर्यन आर्ट ने काफ़ी आपको डाइवर्सिटी रूप में था। जैसे कि यहाँ क्या क्या हुआ, यूज ऑफ वुड, लकड़ी का प्रयोग हुआ राजप्रसाद में, पत्थर का यूज हुआ पिलर में, टेराकोटा मिट्टी की मूर्ति बनी है। तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं इसकी डाइवर्सिटी को दिखाता। आप इसका जिक्र करें, अच्छे से लिखा है यहाँ पे कि मौर्यन आर्ट में हमको काफ़ी विविधतापूर्ण दिखाई पड़ता है। इसमें लकड़ी का, पत्थर का, मिट्टी का यूज होता है, यहाँ राजप्रसाद पिलर बनता है, इसे लिख दें एग्जाम्पल के साथ, आपको चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ बताइए कि जो डाइवर्सिटी क्या है इन टर्म ऑफ साइज, आकार के रूप में भी आपको कई सारी विविधता देखने को मिले। जैसे कि मान लीजिए कुछ चीज़ तो बहुत बड़ा बनता है, जैसे कि मान राजप्रसाद का साइज काफ़ी बड़ा था, ठीक ना,
कैब काफ़ी बड़ा था, पत्थरों को काट के बनाया गया है। हाईली पॉलिश था, हर एक चीज़ को पॉलिश किया गया, ये भी आप इसका विशेषता लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें देखिए कुछ कुछ छोटे आइटम भी बना है, जैसे पिलर हो गया या एक शशनी की मूर्ति है, ये सब काफ़ी छोटे साइज में बना था। तो ये भी कहने का डाइवर्सिटी ही दिखा रहा है। अगर डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, साइज में अलग अलग है या उसके बाद अलग अलग चीज़ों का आइटम का यूज किया गया, तो ये सब इसका कहने का डाइवर्सिटी है। तो डाइवर्सिटी होना भी तो एक विशेषता है कहीं ना कहीं। अगर हम कोई कपड़ा खरीदते हैं मान लीजिए, तो उसमें अगर डिफरेंट अगर रंगों का यूज हुआ, तो कहीं ना कहीं उसकी फीचर्स या विशेषता है। तो आप ऐसे करके चीज़ों को लिखेंगे ना, डायमेंशन तोड़ तोड़ के, तो आपको नंबर काफ़ी बेहतर मिलेंगे। आगे चलिए, अगला इसमें क्या हम बोल सकते हैं कि जो टूल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था, मतलब कि प्रशासन के या शासन के साधन या मीडियम के रूप में काम किया गया इन मतलब कि आर्ट को। कैसे? खास करके अभिलेख लिखा गया, इंस्क्रिप्शन लिखा गया, पिलर का यूज किया गया, डिफरेंट यहाँ प्लेस का आप जिक्र कर दीजिए। भाई ऑब्वियसली बात, अगर अशोक का अभिलेख है, कहीं ना कहीं ये शासन के रूप में काम किया, राजा आदेश दे रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका फीचर्स हो गया। तो मौर्य का जितना भी चीज़ यहाँ पे बना, जितना भी आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट हुआ, उसका यूज कहीं ना कहीं मौर्यन जो जितने भी रूलर्स या किंग थे, उन्होंने जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में इसका क्या किया, प्रयोग किया। उसके बाद कहीं ना कहीं ये इंजन ऑफ इकोनॉमी भी रहा होगा, अर्थव्यवस्था का इंजन भी उसमें रहा होगा। अगर कोई आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट अगर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है ना लोगों को रोजगार मिला होगा, ठीक ना, और कहीं ना कहीं इसमें इकोनॉमी क्या की गई, बूस्ट हुई होगी। तो ऐसे करके जो आप चीज़ों को क्या कर सकते हैं, लिखेंगे, तो बेहतर नंबर मिलने का चांस रहेगा। तो ये देखिए, इसी को आप क्या कीजिए, अगर साइलेंट फीचर्स अगर लिखना है, तो आपको जैसे इसको देखिए, इस पार्ट को, ये जो पार्ट आपको बताए, इसको कम से कम आप 1.5 पेज तक ले जाइए, आप 2 पेज तक ले जाइए, ठीक ना, अगर हो सके तो 2 पेज तक ले जाइए अच्छे से, ठीक ना। उसके बाद फिर इसको लिखिए, बाकी इधर जो जितना इसको बताइए, इसको आप लगभग इधर भी 1.5-2 पेज में ले जाइए, आपका 4 पेज में आंसर हो जाएगा, और लगभग 400 या 450 वर्ड में आंसर भी पूरी जाएगा। तो ऐसे करके चीज़ों को लिखेंगे तो आपको नंबर बेहतर मिलेगा। तो ये हो गया। अब देखिए, अगर यहाँ आपको अगर जो इसका आलोचना भी करना हो, तो आलोचना आपको बता ही दिया। आलोचना मैं पहले वाले वीडियो में काफ़ी अच्छे से बता दिया हूँ। जो कुछ ऐसे जो हिस्टोरियन हैं जो बोलते हैं कि नहीं, जो इस पर जो है ना पर्शियन या ईरानी कला का प्रभाव, लेकिन मैं आपको काफ़ी अच्छे से बता, नहीं, ईरानी कला का प्रभाव नहीं है, ये एक अलग था, मतलब मौर्यन आर्ट एक अलग था। तो आप आलोचना में वही पॉइंट लिखे जो मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर आलोचना नहीं लिखा हूँ, ठीक। अब देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन कभी कभी एक पूछ देता है इसी में कि मौर्य कला का बिहार पर क्या प्रभाव था। देखिए, हालांकि मैं लास्ट आप जो मौर्यन आर्ट पढ़ाया था, उसमें मैं काफ़ी अच्छे से जो है ना मौर्य कला का क्या प्रभाव पड़ा था बिहार पे, मैं काफ़ी अच्छे से दिखाया था। मतलब कि शॉर्ट टर्म क्या इम्पैक्ट पड़ा और लॉन्ग टर्म क्या इम्पैक्ट पड़ा था, मैं काफ़ी अच्छे से बताया हूँ। आप वो भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें मैं कुछ नया आपको बताने का कोशिश की, आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। हालांकि वो भी बेहतर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप जाके देखिएगा, मैं उसमें शॉर्ट टर्म बताया हूँ क्या इम्पैक्ट पड़ा और लॉन्ग टर्म में क्या पड़ा। मैं शॉर्ट टर्म बताया था कैसे जो है ना वहाँ पे स्तूप या जो है ना कैब गुफा बना, में काफ़ी अच्छे से, और लॉन्ग टर्म में दिखाया था कैसे इंडिया का, बिहार का कैसे जो ना इंटरनेशनल लेवल पर ख्याति हुआ, कैसे आगे बढ़ा, इस बता दिया। लेकिन फिर भी यहाँ देखिए, मैं दूसरे तरीके से बताने की कोशिश की, आप इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ लिखा हूँ मौर्य कला का बिहार पर प्रभाव क्या पड़ा, इम्पैक्ट ऑन बिहार ऑफ मौर्यन आर्ट। मौर्य कला का क्या प्रभाव पड़ा, देखिए पहली बात देखिए, बिहार पर क्या प्रभाव पड़ा। इसका पहला प्रभाव ये पड़ा कि ईपी सेंटर एंड रिच कल्चर एंड ट्रेडिशनल बन गया। मतलब कि जब मौर्यन आर्ट जब डेवलप हुआ बिहार में, तो अब बिहार जो है ना कहीं एक केंद्र बन गया, किसका, कला और संस्कृति का। इसलिए कहा जाता है कि बिहार का जो मौर्य कला ही एक ऐसा कला है जहाँ से जो है ना आपका जो है ना आर्ट एंड कल्चर का जो है एक मतलब कि सिस्टमेटिक रूप से चीज़ें शुरू होता है। और यहाँ पे कई सारे हिस्टोरियन बात बोलते भी हैं कि मौर्य कला ने ही जो है ना भारत की जो आर्ट एंड कल्चर को एकदम सिस्टमेटिक रूप से जो है आगे बढ़ाने का क्या किया, काम किया। मतलब कि मौर्य कला के डेवलपमेंट होने से बिहार पर ही प्रभाव पड़ा कि बिहार अब इसका बन गया ईपी सेंटर। मतलब कि पिलर बना, स्तूप बना, कैब बना, राजप्रसाद बना, मूर्तियाँ बना, और इसका प्रभाव हम आज भी देख सकते हैं। आज भी जो है ना सभ्यता का द्वार जो बना है आपको पटना में जो है ना गांधी मैदान के बगल में, उसको आप देख सकते हैं, यहाँ लिंक करके लिख सकते हैं। उसके बाद जो है ना अगला प्रभाव क्या है, अब बिहार बन गया रिलीजियस सेंटर, धार्मिक मतलब कि जो केंद्र बन गया। यहाँ बौद्ध धर्म का विकास होगा, जैन का विकास होगा, आजीवक संप्रदाय का विकास होगा। तो कहीं ना कहीं ये तो इसी का प्रभाव है ना, क्योंकि मॉडर्न आर्ट में जो है ना बौद्ध धर्म के लोगों को संरक्षण दिया गया, आजीवक को भी दिया गया, और बाकी जो है ना आगे देखिएगा जैन या और चीज़ों का जो यहाँ पे डेवलपमेंट बिहार में होना क्या होता है। आज देखिए, अगर बिहार की आज पहचान है तो कहीं ना कहीं उसमें मॉडर्न आर्ट की बहुत बड़ी विशेषता है। आप देखिए, आज जब मैं वीडियो बना रहा था उसमें देखिएगा अशोक जो सारनाथ में जो मिला है
उनका जो प्रतीक चिन्ह में आज मोदी जी का उद्घाटन किए हैं। और भी जो है कहीं ना जैसे कि आपका जो चंपारण में जो इनका पिलर मिला है, कहीं ना कहीं इससे हम लोग बिहार का पहचान कहीं ना कहीं अशोक या उस समय के जो कला का विकास हुआ उससे है। तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं, लिंक जोड़ सकते हैं। उसके बाद सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग बन गया। मौर्य कला का इम्पैक्ट ये पड़ा कि आगे जाके बिहार जो है ना बौद्ध धर्म का जो है ना शिक्षा का केंद्र, यहाँ हिंदी में जो हिंदी मीडियम है वो लिखेंगे बौद्ध शिक्षा का केंद्र बन गया बिहार। आपको पता है कि नालंदा महाविहार बना, फिर विक्रमशिला बना, ये गुप्त काल में बना नालंदा, फिर विक्रमशिला कब बना, ये पाल डायनेस्टी बना। कहीं ना कहीं ये इसका इम्पैक्ट है। ये दूसरा आप लिखिए कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुआ और पर्यटन का भी विकास हुआ, इसका एक प्रभाव ये भी पड़ा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मॉडर्न आर्ट का प्रभाव इम्पैक्ट ये पड़ा कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मतलब कि सामाजिक परिवर्तन हुआ। और कास्ट सिस्टम कहीं ना कहीं ना जहाँ पहले कास्ट सिस्टम थोड़ा सा मतलब कि कास्ट आ गई, और वर्णा जो सिस्टम था, जो वर्ण जो हमारे देश में ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था, शूद्र था, उसका कहीं ना कहीं जो है ना एक तो जो स्ट्रांगनेस था वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हुआ। क्योंकि आपको पता है कि जब जो आपका बौद्ध धर्म के में जो शिक्षा दी जाती थी वहाँ वो लोग कास्ट को नहीं मानते थे, वो वर्ण सिस्टम को नहीं मानते थे। अगर मौर्य कला का यहाँ विकास हुआ तो कहीं ना कहीं बिहार में एक सामाजिक परिवर्तन हुआ। आप देखिएगा यहाँ पे जो वैश्य और शूद्र में अब ज़्यादा मतलब डिफरेंस नहीं रह गया। वैश्य में कई जातियाँ आ गई, कई कास्ट, मतलब सामाजिक परिवर्तन हुआ इस समय बिहार में। और इसका इम्पैक्ट आपको मतलब कि आगे भी गुप्त काल में देखने को। तो आप यहाँ लिखिए कि मॉडर्न कला ने कहीं ना कहीं सामाजिक परिवर्तन किया बिहार में, और कास्ट सिस्टम को थोड़ा सा ना ख़त्म किया, मतलब कि डिफरेंट कास्ट आ गया यहाँ पे। और वर्णा जो सिस्टम जो चला रहा था वैदिक काल से, उसको भी यहाँ पे क्या किया गया, ख़त्म किया गया। तो ये सब आप ऐसे लिख के लिखेंगे तो ये इसका इम्पैक्ट था क्या, मौर्यन जो है ना कला का जो है ना बिहार पर ये इम्पैक्ट पड़ा। और आप ये तो हो गया उस समय का, मतलब कि उस समय का इम्पैक्ट हो गया। आप लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी दिखाइए, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट दिखाइए कि बिहार की पहचान आज कहीं ना कहीं इस कला से है। आज भी बिहार में अगर कोई चीज़ होता है तो अशोक या उस कला को हम लोग नहीं भूलते हैं। पर्यटन के विकास में काफ़ी उनका क्या योगदान है। आज भी देखिए जितना भी जो टूरिस्ट सर्किट बन रहा है, कहीं ना कहीं सर्किट में इनका भी शामिल करते हैं हम लोग, इनके भी चीज़ों को। तो ऐसे आप लिखिए, अभी का भी जोड़ के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मुझे 5 पॉइंट बताएं, ये भी सफिशिएंट है। आगे देखिए अगला इसमें क्वेश्चन कभी कोई अलग से पूछता है क्या कि मौर्य कला का बौद्ध धर्म से क्या संबंध है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप विथ बुद्धिज्म। मतलब कि मॉडर्न आर्ट का, देखिए क्वेश्चन अलग है। वो जो अभी मैं आपको इसको जो पहले बताया, ये आपका क्या है, ये आपका है इम्पैक्ट। मॉडर्न आर्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ा भाई, मॉडर्न आर्ट का या मौर्य कला का इम्पैक्ट तो यही पड़ा कि भाई ईपी सेंटर बन गया बिहार, मॉडर्न मतलब बुद्ध धर्म का। यहाँ पे जो आपका सेंटर बन गया, रिलीजियस सेंटर बन गया, आपका बुद्धिस्ट का लर्निंग सेंटर बन गया। ये तो इसका इम्पैक्ट पड़ा उस समय, ठीक ना। लेकिन अगर ये पूछेगा कि रिलेशनशिप क्या था, मतलब कि मौर्य कला का बौद्ध धर्म से क्या रिलेशनशिप था, तो आपको पता है, आपको सिंपल लिखिए कि बहुत ही अच्छा प्रभाव था। क्योंकि खुद शासक जो है ना अशोक धम्म को अपनाते हैं, कहीं ना कहीं कहा जाता है उनका धम्म कहीं ना कहीं अशोक से संबंधित था। सॉरी, उनका अशोक का जो धम्म था कहीं ना कहीं जो है ना महात्मा बुद्ध से संबंधित था। ये आप लिखिए, मतलब कि काफ़ी जो है ना प्रभाव है बौद्ध धर्म का जो है ना मौर्य कला पर, ठीक ना। और आप लिखिए डिफरेंट आर्ट एंड आर्किटेक्ट जो डायरेक्टली जो है ना कहीं किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। जैसे कि आपको स्तूप बनता है, गुफा बनता है, सब किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित, ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ भी कहा जाता है कि जो यक्षिनी की जो मूर्ति बना वो भी कहीं ना कहीं जो है ना कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध के ही रूप है, ठीक है। तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं कि मौर्य कला का जो है ना बौद्ध धर्म से आपको काफ़ी सारा संबंध देखने को मिलता है। क्योंकि जो यक्षिनी की जो मूर्ति बना उसका कहा जाता है, क्योंकि यक्ष बाद में जब देखा गया कि जितना भी तोरण द्वार है, तोरण द्वार पे यक्ष और यक्षिनी की मूर्ति लगाई गई है, तो कहा जाता है कि यक्ष यक्षिनी भी कहीं ना कहीं महात्मा बुद्ध से ही क्या है, संबंधित हैं। तो आप ऐसे करके 3-4 पॉइंट अगर लिखेंगे कि मौर्य कला का बौद्ध धर्म से ये संबंध था, तो आपको नंबर क्या होगा, बेहतर मिलने का ज़्यादा चांस है। बाकी तो ऐसे कुछ भी लिखे तो एवरेज नंबर हो जाएगा, तो मतलब लिखने का बनता ही नहीं। इसलिए ये आपका जो है पूरा का पूरा जो है ये 3 चीज़ें जो मैं आपको अलग से बताया, मैं फिर से ये क्वेश्चन दूंगा लिखने के लिए। जिन लोगों ने भी लिखा है उनसे मैं फिर से क्वेश्चन दूंगा ग्रुप में लिखने के लिए। और मैं उम्मीद करूंगा आप लोग से जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं कि आप ऐसे ही आंसर फिर से जो है लिखने का क्या करें, ऐसे मतलब कि पूरा यहाँ फ्लो चार्ट बना। और देखिए कई लोग तो आंसर लिखने में क्या करते हैं
कि सीधे जो है ना ये डायग्राम बना दिए और लिखना शुरू कर, ऐसा ना करें। आप यहाँ पे लिखें कि जो है ना जो कि मतलब कि उसका लिखा है कि यहाँ मौर्य कला का विशेषता को हम निम्नलिखित रूप में देख सकते हैं, इसलिए लिखा, इन्हें डायरेक्ट लिखना शुरू कर दिए। यहाँ पे फीचर्स लिखा, देखिए मेनली हर एक क्वेश्चन को लिखने से पहले, प्रश्न को लिखने से पहले आप उसके कीवर्ड को देखिए। कीवर्ड यहाँ क्या है, फीचर्स है, विशेषता है। ये जो कीवर्ड्स आपको आंसर में दिखना चाहिए, बिना इसको आप लिखे तो आगे आंसर बढ़ ही नहीं सकते आप। ऐसे करके फ्लो चार्ट डायग्राम जब भी मैं अभी लिखने दूंगा तो ग्रुप में आप इनका ऐसे ही फ्लो चार्ट बनाएंगे, ये सब चीज़ को लिखेंगे। और फिर बोल रहा हूँ मैं, इस पार्ट को जो एलिमेंट ऑफ द कोट एंड जो ये जो पार्ट है, इसको आप लगभग 1.5 या 2 पेज में अच्छे से दिखाएंगे। इसके सिर्फ फीचर्स या विशेषता को दिखाएंगे, ऐसे ही दिखाएंगे जैसे मैं हालांकि पहले वाला वीडियो में बता चुका हूँ, वही चीज़ को आपको लिखना पड़ेगा इसमें। लेकिन इसके बाद आपको ये जितना भी पॉइंट बताया कि ये जो बुद्धिस्ट का प्रभाव था, आजीविक का प्रभाव था, डाइवर्सिटी था, इस पार्ट को भी आप जिक्र करेंगे, नहीं कि इसको छोड़ देंगे। फिर यहाँ ये प्रशासन के टूल्स था, मैं आपको काफ़ी अच्छे से समझा दिया, ये भी लिखेंगे। और इंजन ऑफ क्या था, इकोनॉमी था। ऐसे करके 5-6 पॉइंट कम से कम इसकी विशेषता में लिखेंगे। और भी अगर आप लिखना, जैसे कि ये जो यहाँ पे पॉलिश किया गया था सारे स्टोन को, और भी अगर कुछ आपको फीचर्स विशेषता मिलता है तो वो भी आप जोड़ के लिखने का कोशिश करेंगे। बाकी अगर जब मैं ये क्वेश्चन दूंगा कि क्या मौर्य कला का बिहार पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो आप ये सब दिखाइए जितना भी 5-6 पॉइंट ये, और बाकी क्या रिलेशन था आपको उसमें यही क्या करना है, लिखना है। तो ऐसे करके आप आंसर को लिखने का कुछ देखिए। फीचर्स में बस यही है, किसी भी विषय, जैसे कि मैं जो आपको जो पटना कला में बताया फीचर्स, वहाँ क्या कैसे मैं चीज़ों को दिखाया, 8-10 मैं विशेषता वहाँ निकाल कर आप लोग बताया था। तो ऐसे करके चीज़ों को सोचा। मेंस का आंसर राइटिंग अभी अगर इस तरह से सोच कर लिखिएगा ना, एग्जाम हॉल में कोई भी अगर प्रश्न आएगा तो आप बेहतर ढंग से क्या कीजिएगा, लिख पाइए। क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में मेनली क्या होता है, आपको जितना पॉइंट याद रहेगा उतना बेहतर आप लिख पाइएगा। तो इसलिए इसको करते चलिए, ठीक ना। तो बाकी अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें कि हम लोग देखते हैं अगर या तो जीएस का सेकंड पेपर शुरू कर देंगे, नहीं तो जो 3 जो महात्मा गांधी है, टैगोर और जो जवाहरलाल नेहरू का जो विचार है, आइडियोलॉजी है, उसके बारे में देख सकते वीडियो बना देंगे, ठीक ना। नहीं तो फिर नेक्स्ट जो है ना देखते हैं क्या कुछ करता हूँ मैं, ठीक ना। नेक्स्ट वीडियो आपका जल्दी ही आ जाएगा मेंस के लिए, क्योंकि मेंस का वीडियो मेरा लगातार आते रहेगा, ये रुकेगा नहीं, ठीक ना। बाकी पीटी का भी होमवर्क फिर चल रहा है, जो आप लोग हमसे जुड़े होंगे। और बाकी जिनको मेंस का राइटिंग करना है, जो नए इसमें हम ऐड हुए हैं ग्रुप में, तो जो मेरे अगर नए कोई हैं इस चैनल पर, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया, आप वहां जाके उसको ज्वाइन करें और वहां मेंस राइटिंग करें, क्योंकि वो करना बहुत जरूरी है। हालांकि अभी पीटी का भी नज़दीक एग्जाम आ गया, लेकिन पीटी भी पढ़ें, लेकिन कभी कभी 1 घंटा 2 घंटा अगर आप दिन में अगर जो मेंस का भी लिखें तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बाकी पीटी का मेरा होमवर्क फिर चल रहा है, लगभग अभी ज्योग्राफी कल खत्म हो जाएगा, ज्योग्राफी के बाद फिर पॉलिटिक्स शुरू करेंगे। और मैं उसमें डेली जो है टॉपिक दे देता हूँ, क्या क्या पढ़ना है दिन भर में, और शाम में उसका टेस्ट भी चल रहा है, सब लोग जो है उनको पता ही है। बाकी मेंस भी, ऑप्शनल भी चीज़ें चल रहा है, तो लगातार करते चलिए। अगर मतलब कि मेरे साथ जुड़ते चलिए, आपको बहुत ही आगे फ़ायदा होने वाला है, ठीक ना। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।